द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र बच्चों, प्राथमिक क्षेत्र के बाद हम द्वितीय क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। यह क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण किया जाता है, यानी प्राथमिक क्षेत्र से जो भी हमें रॉ मटेरियल या कच्चा माल मिलता है उसका इस्तेमाल करके हम नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कपास की खेती जो है वो प्राथमिक क्षेत्र का अंग है, लेकिन जब कपास की खेती का या कपास का इस्तेमाल करने के बाद उससे कपड़ा बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है, फिर कपड़ा बनाया जाता है, तो ये कार्य हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में करते हैं, जिसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहते हैं। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री द्वितीय क्षेत्र का ही एक अंग हुआ। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, चीनी का प्रोडक्शन द्वितीय क्षेत्र में होता है, लेकिन इसके लिए कच्चा माल या रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिलता है? प्राथमिक क्षेत्र से। तो हमने क्या देखा इस प्रोसेस में कि जो भी रॉ मटेरियल है वो द्वितीय क्षेत्र का रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिल रहा है? प्राथमिक क्षेत्र से। ठीक है, तो द्वितीय क्षेत्र को हम विनिर्माण क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम प्राकृतिक उत्पादों से नवीन प्रोडक्ट्स या नवीन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। अब इसके अंतर्गत हम क्या क्या एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे कि आपका विद्युत का जो प्रोडक्शन होता है, बिजली का, वो भी हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में लेते हैं। बिजली का प्रोडक्शन भी इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंतर्गत ही होता है। जैसे कि इसमें तापीय ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं हम। हाइड्रो, पानी को बहुत ऊंचाई से गिराया जाता है डैम्स के माध्यम से, तो बिजली का उत्पादन होता है। तो बिजली का उत्पादन की प्रक्रिया को हम किस में रखते हैं? सेकेंडरी सेक्टर या द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। गैस बनाना, ये भी हम द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत लेते हैं। इसके अलावा छोटे बड़े हर तरह के उद्योग इस क्षेत्र में आते हैं। तो उद्योगों को हम कुटीर उद्योगों के नाम से जानते हैं, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग। अब कुटीर उद्योग या कॉटेज इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? ये वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो बहुत कम पूंजी में शुरुआत की जाती हैं, और ये इंडस्ट्री मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए शुरू की गई हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की इंडस्ट्रीज़ लगाने से वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता है, जिससे कि उन्हें पलायन नहीं करना पड़ता। क्योंकि क्या होता है ना, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आती है, तो गांव में का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि होता है, तो वो लोग कृषि में ही लगे होते हैं गांव के लोग। लेकिन कृषि कार्य मौसमी होता है, जो पूरे वर्ष काम नहीं होता। तब जब उनके पास काम नहीं होता तो वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति के लिए छोटे छोटे कुटीर उद्योग धंधे सरकार द्वारा शुरू किए गए। लोगों को मोटिवेट किया गया कि आप कम पूंजी में, सरकार मदद भी देती है, इसके लिए बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, जिनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में चर्चा भी करेंगे आगे की क्लास में। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको हम बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं, छोटे छोटे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो इन कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के लिए लोगों को ऋण उपलब्ध कराते हैं, लोन देते हैं। इसके अंतर्गत इन इंडस्ट्रीज़ में हम किन किन चीज़ों को ले सकते हैं, जैसे अगरबत्ती बनाना, दिया सिलाई बनाना, बांस से टोकरी बनाना, जूट के छोटे थैले, खिलौने, छोटी छोटी चीज़ें बनाना, ये सब चीज़ें कॉटेज इंडस्ट्री के अंतर्गत आती हैं। तो ये कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को या ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार देने का प्रमुख साधन है। इसके बाद बात आती है लघु उद्योगों की। अब भाई, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में फ़र्क क्या है? जब हम ये कहते हैं कि कुटीर उद्योग भी कम पूंजी से शुरू होता है और लघु उद्योग, जैसा कि शब्द से क्लियर है, वो भी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, वो भी कम पूंजी से शुरू होता है। तो इन दोनों के बीच में पूंजी का जो अंतर है वो क्या है? जो कॉटेज इंडस्ट्री है या जो कुटीर उद्योग है उसकी मैक्सिमम लिमिट 1 करोड़ होती है, लेकिन जो लघु उद्योग है वो 1 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक की जो हमारी लिमिट है उसके अंतर्गत वो स्थापित किए जाते हैं। लघु उद्योगों को भी बढ़ावा देने के लिए सरकार बहुत सारे काम कर रही है, नई नई स्कीम्स बना रही है। अभी तो मेक इन इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टार्टअप्स प्रोग्राम्स गवर्नमेंट लेके आई है, मोदी गवर्नमेंट, जिसने कि लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि आप कुछ नया इनोवेटिव आइडिया लेकर आओ, आप उसको शुरू करो, उसके लिए आपको फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी, सब्सिडीज़ दी जाएंगी। और ये सब काम क्यों हो रहा है? रोज़गार को बढ़ाने के लिए, क्योंकि भारत में बेरोज़गारी बहुत अधिक है। तो लघु उद्योग हुए। उसके बाद मध्यम श्रेणी के उद्योग, वो क्या हुए आपके? 5 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ से कम तक की लागत वाले उद्योग मध्यम उद्योग की श्रेणी में आते हैं। और फिर उस 10 करोड़ से ज़्यादा
आपके वृहद उद्योग होते हैं। जो वृहद उद्योग होते हैं इसमें सब बड़े बड़े स्केल कोर इंडस्ट्रीज़ आती हैं, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्रीज़, ऐसी इंडस्ट्रीज़ जिनको खड़ा करने के लिए बहुत भारी मात्रा में निवेश की आवश्यकता होती है। तृतीय क्षेत्र, जिसे हम टर्शरी सेक्टर या सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए और उन्हें सुविधाएं देने के लिए तृतीय क्षेत्र का विकास हुआ। यह सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, सेवा, सेवा अर्थात सर्विसेज देना। तो इसमें किस प्रकार की सर्विसेज आती हैं जिससे कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र दोनों आपस में समन्वय के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर सकें। तो उन सेवाओं में सबसे पहले हम रखते हैं बैंकिंग को। कोई भी आर्थिक क्रिया करने के लिए, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र की हो या द्वितीय क्षेत्र की, यानी कि चाहे वो कृषि से संबंधित हो, चाहे वो उद्योगों से संबंधित हो, हमें फाइनेंस या वित्त की आवश्यकता पड़ती है और ये वित्त पोषण करने का काम हमारा बैंकिंग सेक्टर करता है। तो बैंकिंग सेक्टर सेवा क्षेत्र का एक प्रमुख अंग है। इसके अलावा परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन की बात हम करते हैं। प्रोडक्शन होने के बाद माल को वेयर हाउसेस से मंडियों तक पहुंचाना, वहां से मार्केट तक पहुंचाना और फिर अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाना, ये काम करने का काम परिवहन सेक्टर या परिवहन क्षेत्र करता है। तो परिवहन क्षेत्र को भी हम सेवा क्षेत्र का एक अभिन्न अंग मानते हैं। संचार, कम्युनिकेशन, कोई भी कॉन्वर्सेशन या एक्टिविटीज़ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनकी डीलिंग किसके माध्यम से होती है? संचार के माध्यम से। अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है हमें, उनको चलाने के लिए, उनको स्टार्ट करने के लिए, उन्हें ऑपरेट करने के लिए, ये सब सर्विसेज देने का काम भी सेवा क्षेत्र करता है। बीमा, बीमा क्या है? असुरक्षा से बचाता है। मान लीजिए खेतों में आग लग जाए अचानक से, या बाढ़ आ गई, सब नुकसान हो गया, तो अगर बीमा कराया होगा उसके अगेंस्ट किसान ने, तो उससे जो उसके साथ नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सकती है। ऐसे ही उद्योगों के क्षेत्र में भी हो सकता है, उद्योग में आग लग जाए, कुछ चोरी हो जाए, तो उसके लिए भी बीमा होता है। तो बीमा सुरक्षा प्रदान करता है। भंडारण, स्टोरेज, जो भी उत्पादन हुआ उसको स्टोर करके रखना है। वेयर हाउसेस में भंडार गृह जो होते हैं जहाँ पर सामान को स्टोर करके रखा जाता है, तो ये भी एक तरह की सेवा है जो नितांत आवश्यक है। व्यापार, ट्रेडिंग, माल बनने के बाद माल को बेचना भी इम्पॉर्टेंट है, मार्केटिंग करना भी इम्पॉर्टेंट है। प्रोडक्शन हो जाना पर्याप्त नहीं है, उसको बेचना भी इम्पॉर्टेंट है, तभी ना बेचने के बाद ही आपके पास में पैसा वापस आता है। जो उत्पादन होता है उसमें लागत लगती है, तो उस लागत को वापस वसूलने का जो प्रक्रिया है वो मार्केटिंग है। इसके अलावा बहुत सारी अन्य जुड़ी हुई और भी सेवाएं हैं, जैसे कि होटल्स हैं, टूरिज्म है, ये सारे के सारे क्षेत्र आपके तृतीय क्षेत्र में आते हैं, जो कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र दोनों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और उसकी उत्पादकता को बढ़ाते हैं। व्यक्तियों की कार्य करने की दशाओं के आधार पर भी हम दो क्षेत्रों में बांटते हैं अर्थव्यवस्था को, और वो दो क्षेत्र हैं संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संगठित क्षेत्र की। ये होता क्या है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि संगठन की बात हो रही है। यहाँ पर जो भी काम होता है वो किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के माध्यम से होता है, जो ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करती है, जिसमें कार्य करने की जो अवधि होती है वो नियमित होती है, सरकार के द्वारा इसका पंजीकरण किया गया होता है। इसमें जो भी काम करते हैं व्यक्ति, उनको भविष्य निधि की सुविधा दी जाती है, सवेतन छुट्टी दी जाती है। इसके अलावा बहुत सारी सामाजिक सुरक्षाएं भी इनको प्रदान की जाती हैं। इस क्षेत्र को हम संगठित क्षेत्र कहते हैं। जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं, बहुत सारी बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, यहाँ पर काम करने वाले लोग। और दूसरी तरफ आता है असंगठित क्षेत्र। वह क्षेत्र क्या होता है जो कि नाम से ही स्पष्ट है, असंगठित होता है। इसमें कार्य करने की जो घंटे होते हैं वो भी स्पष्ट बताया नहीं जाता है, बहुत शोषण किया जाता है कार्य करने वालों के साथ में, असुरक्षित रोज़गार होता है, भविष्य निधि की कोई सुविधा नहीं दी जाती है, छुट्टी की कोई व्यवस्था नहीं होती है, छुट्टी लेने पर वेतन काट लिया जाता है, और इन लोगों का यूनियन भी नहीं होता है। तो ये क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका बहुत अधिक आर्थिक शोषण कर पाते हैं इनके मालिक।